हम लोगों को आज शुरू करना था इंडिया और बांग्लादेश। तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया और बांग्लादेश। तो एक हेडिंग लिखें, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के संबंध। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध। बहुत कॉम्प्लेक्स हैं रिलेशन और बहुत गहरे भी हैं, है ना। तो पहले हम ये देखेंगे कि संबंध कैसे विकसित हुए, फिर हम ये जानेंगे कि अभी फ़िलहाल क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे और बांग्लादेश के बीच रिलेशनशिप को लेकर, है ना। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि 1971 से पहले बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था। 1971 में मान लीजिए कि ये एक हम ग्राफ बनाते हैं और मान लीजिए कि इसमें ये वाली लाइन जो है ये टाइम को शो कर रही है और ये जो है दोनों देशों के बीच के रिलेशन को दिखा रही है। तो अगर इस ग्राफ पे हम रिलेशन को देखें कि दोनों देशों के बीच में रिलेशन कैसे रहे, तो आपको 1970, जैसे ये बिंदु कहाँ रहेगा, ये पॉइंट कहाँ रहेगा, 1971 का पॉइंट है। 1971 से इन दोनों देशों के बीच रिलेशन स्टार्ट हुए। अदरवाइज 1947 से 1971 तक बांग्लादेश क्या था, सॉरी, ईस्टर्न पाकिस्तान था। इसकी स्थिति क्या थी, ईस्टर्न पाकिस्तान की। और अगर उससे भी पहले जाए 1947 से पहले, तो ये क्या था, भारत था। तो जो बांग्लादेश है पहले वो भारत था, भारत के बाद वो ईस्टर्न पाकिस्तान बना, ईस्टर्न पाकिस्तान के बाद वो बांग्लादेश बना। सांस्कृतिक रूप से बंगालियों के बहुत नज़दीक है, मतलब उनकी कल्चर जो है वो बांग्ला कल्चर है। लेकिन अच्छा यही कल्चरल, जैसे पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बिल्कुल अलग अलग कल्चर्स को एकीकृत करके बना। जो वेस्टर्न पाकिस्तान है उसकी डोमिनेंट कल्चर क्या है, पंजाबी है। नहीं, मुस्लिम तो कल्चर नहीं है, मुस्लिम तो धर्म है। संस्कृति और धर्म में अंतर होता है, इस अंतर को आपको समझना होगा। जब क्लास में कोई लेट आता है ना, तो वो अपना तो लेट आता ही है, सबको डिस्टर्ब कर देता है। इस बात का ख्याल रखें, टाइम पे आए। तो बात समझ में आई, संस्कृति और धर्म अलग अलग बातें हैं। पाकिस्तान का धर्म तो इस्लाम है, लेकिन संस्कृति अलग अलग हिस्सों की अलग अलग रही है। जो वेस्टर्न पाकिस्तान है उसकी डोमिनेटिंग कल्चर क्या रही है, पंजाबी रही है। पंजाबी सिंधी दो डोमिनेटिंग कल्चर हैं वेस्टर्न पाकिस्तान की। ईस्टर्न पाकिस्तान की सबसे डोमिनेटिंग कल्चर क्या है, बंगाली। तो कल्चरल कन्फ्लिक्ट खड़ा होगा, सांस्कृतिक विद्वेष खड़ा होगा। इस कल्चरल कन्फ्लिक्ट में एक लड़ाई खड़ी होगी दोनों राष्ट्रों के, मतलब एक ही राष्ट्र के दो अलग अलग हिस्सों के बीच। जैसे अभी भी सांस्कृतिक टकराव चल रहा है, बलूचों की संस्कृति अलग है, पंजाबियों की अलग है। धर्म दोनों का एक हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना, धर्म जो है वो छोटी यूनिट है, उससे बड़ा छतरी क्या है, मानव विकास की सबसे बड़ी छतरी क्या है, कल्चर है। उसने जो कुछ भी आज तक डेवलप किया है, अगर उसको एक शब्द में कहना हो तो हम क्या कहेंगे, संस्कृति, कल्चर कहेंगे, सिविलाइजेशनल वैल्यू कहेंगे। तो अलग अलग लोगों के कल्चरल वैल्यूज अलग अलग हैं। जैसे पंजाबी है तो वो अलग तरह का लाइफ स्टाइल चाहता है, बिहार का है तो अलग तरह का लाइफ स्टाइल चाहता है, यूपी का है तो अलग तरह की उसकी संस्कृति है, अलग उसके तीज त्यौहार हैं, अलग उसकी मान्यताएं हैं। कहने के लिए सभी क्या है, एक है, हिंदू है। तो धर्म से संस्कृति तय नहीं होती है, हाँ, संस्कृति से धर्म तय होता है। कल्चर ज़्यादा डोमिनेटिंग चीज़ है, धर्म से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कल्चर। तो इन दोनों में सांस्कृतिक भेद था। ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में
कल्चरल डिफरेंस था, इस कल्चरल डिफरेंस को थोड़ी हवा दी भारत ने भी, जिसके कारण से ये कल्चरल डिफरेंस फिर अंततः संघर्ष में परिवर्तित हुआ। और इस संघर्ष में 1971 में जो चुनाव हुआ पाकिस्तान का, उसमें आवामी लीग नाम की एक पार्टी बहुत ताकतवर रूप से सत्ता में आई। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान की वो राजनीतिक दल था, और शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु थे, मतलब कि बंगाल के बहुत लोकप्रिय नेता थे। तो बंगाल के लोकप्रिय नेता थे, उनकी सीटें बहुत ज़्यादा आई, तो पाकिस्तान में सरकार किसकी बननी थी? बांग्ला, मतलब कि जो बंगाल के लोग थे उनका डोमिनेंस होना था सरकार में, लेकिन हाँ, आवामी लीग का डोमिनेंस होना था सरकार में। लेकिन पाकिस्तान की, हमने कहा ना, मूल संस्कृति क्या है, सबसे डोमिनेटिंग क्लास कौन है उसमें? आज भी उस सबसे डोमिनेटिंग क्लास कौन है वहाँ की पॉलिटिक्स में? पंजाबी। तो पंजाबियों ने या पंजाब के लोगों ने या पंजाब को पाकिस्तान की मूल संस्कृति मानने वाले लोगों ने इनको सरकार बनाने से रोका। खास तौर से सेना की भी अपनी अहम भूमिका है, सरकार बनाने से रोका, जिसके कारण से इनके और पाकिस्तान सरकार के बीच में एक संघर्ष की शुरुआत हुई। इस संघर्ष में भारत सरकार ने भी सहयोग किया। इस संघर्ष में भारत सरकार ने भी सहयोग किया। भारत सरकार के सहयोग से ये स्वतंत्र हो पाया, पाकिस्तान से अलग एक देश बन पाया, और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक सरकार बनी, जिसने कब से कब तक काम किया? 1971 से 1975। किसकी सरकार रही इसमें? शेख मुजीब की, है ना, शेख मुजीब और रहमान नाम के लोग पाकिस्तान में बड़े खतरनाक होते हैं, नहीं? आप किसी और रहमान को जानते हैं क्या? कौन रहमान है ना? रहमान बलोच, तो वो बलूचिस्तान का था, और ये बंगाल के रहमान थे। अभी एक और रहमान आएंगे। रहमान नाम के लोगों का बंगाल की पॉलिटिक्स में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जियाउर रहमान आ जाएंगे। तो शेख मुजीबुर रहमान के बाद कौन आएंगे? जियाउर रहमान आ जाएंगे, है ना? रहमान लोग रहेंगे हमेशा। ये पीरियड क्या है? बहुत बहुत मतलब डीप फ्रेंडशिप का एरा है। भारत में इस समय कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। और ये रिलेशनशिप की शुरुआत है, और बहुत अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत है। इस टाइम में 1972 में एक ट्रीटी साइन की गई दोनों के बीच में। क्या थी वो ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1972 में। मतलब कि शुरुआती चरण में संबंध कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन नाम से एक संधि हुई, जिस पर रहकर दोनों लोग अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, इनके अगेंस्ट एक प्रतिक्रांति भी हुई है। क्रांति और प्रतिक्रांति समझते हैं ना? रिवॉल्यूशन, एंटी रिवॉल्यूशन। आपको क्या लगता है कि जब बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया होगा, तो सभी बंगाली इसके लिए सहमत हो गए होंगे? नहीं सहमत होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब्दुल्ला कादर का नाम सुना है? अब्दुल कादर मुल्ला का नाम सुना है? चलो नहीं, अभी तो सुन लिया ना। अब्दुल कादर मुल्ला कौन है ये जो हैं बांग्लादेश के एक बहुत बड़े जमायते इस्लामी के नेता, मतलब कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के लीडर थे। इस आंदोलन में बंगाली हिंदुओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस बात को यहाँ समझ लीजिए पहले, तब हम आगे और रिलेशन को बेहतर समझ पाएंगे। देखो, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को समझने के लिए एक चीज आपको समझनी होगी। बांग्लादेश में दो तरह के राजनीतिक दल काम करते हैं। कौन कौन से? एक वो हैं जो कट्टरपंथी इस्लामिक मूल्यों पर ध्यान देते हैं, मतलब कि फंडामेंटलिस्ट हैं।
और उस पार्टी का नाम क्या है जो बहुत फंडामेंटलिस्ट नेचर की है? बीएनपी नाम है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नाम है उसका, बीएनपी नाम है। अभी वही सत्ता में है ना? फिलहाल जो चुनाव हुआ है उसमें कौन पार्टी सत्ता में है? बीएनपी है। इसका पूरा नाम क्या है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे बल देती है। और देखिए, इसी के कारण से जब यहाँ इस बार आंदोलन हुआ तो बहुत सारे हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, बहुत सारे हिंदुओं के गांव जलाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बहुत प्रताड़ना दी गई। कारण क्या रहा? बीएनपी का नेतृत्व रहा। यही अगर आवामी पार्टी, आवामी लीग आ जाती है तो क्या होता है? आवामी पार्टी आ जाती है तो क्या होता है? आवामी पार्टी नेचर वाइज कैसी है? हाँ, डेमोक्रेटिक तो ये भी है, चुनाव लड़कर ये भी आते हैं, लेकिन ये सेकुलर नेचर की है ना? तो आवामी पार्टी कैसी है? सेकुलर नेचर की है। और सेकुलर नेचर की इसलिए है क्योंकि ये किसकी पार्टी है? शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी है। और शेख मुजीबुर रहमान का झुकाव किस ओर था? हाँ, इंडिया की ओर नहीं था, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की ओर था। और चूंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में बंगाली हिंदुओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्लीमा नसरीन का नाम सुना है? तस्लीमा नसरीन बहुत प्रोमिनेंट राइटर है, बहुत रिनोन्ड राइटर है। अगर आप एक बार गूगल करके देखेंगे तो आपको शर्म लगेगी कि मैं आज तक क्यों नहीं जानता इनके बारे में, है ना? बहुत वर्ल्ड फेमस राइटर हैं तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेश की हैं। उन्होंने कई सारे बुक्स भी इस बात पर लिखी हैं कि बंगाली हिंदुओं ने जिस तरह का कंट्रीब्यूशन किया था बांग्लादेश को बनने में, वैसा उनको बांग्लादेश की व्यवस्था में जगह नहीं मिल पाती है। बहुत रिवोल्यूशनरी राइटर है वो। तो एक बार आप उनके बारे में गूगल जरूर करिएगा, तस्लीमा नसरीन के बारे में, तो आपको समझ। अच्छा, बाद में भी बांग्लादेश सरकार ने उनको देश निकाला भी दे दिया था। फिर वो भारत में रहीं, फिर इंग्लैंड में रहीं। थोड़ा वो कट्टरपंथ के अगेंस्ट हैं, है ना? लेकिन अभी कट्टरपंथ आ जाएगा। तो ये जो बीएनपी है, जब भी ये सत्ता में आती है तो एक जो है 3 लोगों का एक समुदाय बन जाता है, तीनों कट्टरपंथियों का एक समुदाय बन जाता है। 2 कट्टरपंथी है इसमें, और एक जो है अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इनका साथ देता है, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए साथ देता है। इसमें से एक कौन है? पाकिस्तान है। मतलब पाकिस्तान समर्थक है बीएनपी। और जो अब्दुल कादर मुल्ला की जो हम बात कर रहे हैं, वो भी प्रो पाकिस्तानी था और 1971 के युद्ध में उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। बाद में उस पर मुकदमा चलाया गया, मुकदमा चला के आईसीटी बनाया गया था ना बांग्लादेश में, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बनाया गया था, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया गया था। उस ट्रिब्यूनल ने जब अब्दुल कादर मुल्ला को आजीवन कारावास की सजा दी तो उसके अगेंस्ट शाहबाग आंदोलन खड़ा हुआ। और शाहबाग आंदोलन में मांग की गई कि नहीं, इसको फांसी से कम की सजा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत लोगों को मारा। उसको मीरपुर का कसाई कहा जाता था ना, तो उसने बहुत सारे लोगों की हत्याएं की थी, बहुत महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए कहा गया कि इसको फांसी की सजा दी जाए। वो कट्टरपंथी था। आगे अभी कहानी बढ़ेगी धीरे धीरे करके। तो बात ये समझना है कि जब भी बीएनपी की सरकार होती है, कैसी है ये? प्रो पाकिस्तानी है और प्रो चाइना है, और बाकी ये बांग्लादेश तो है ही है। तो जब भी बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में रहती है तो बांग्लादेश का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? कट्टरपंथी रहता है, एंटी हिंदू रहता है, एंटी इंडिया रहता है। और किसके साथ गठजोड़ बनता है इनका? चाइना के साथ, क्योंकि चाइना इंडिया के अगेंस्ट है, और चाइना के साथ साथ ये पाकिस्तान से भी बेहतर संबंध बना कर रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत के अगेंस्ट है। क्या ये मैथमेटिक्स समझ में आ ही रहा होगा? हैं? इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का लिखना चाह रहा था मैं। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का मतलब हुआ कि जो ये चाहते हैं, पैन इस्लामिक विचारधारा, एक विचारधारा होती है जिसको हम लोग कहते हैं पैन इस्लामिज्म। वो ये नहीं देखते कि कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, वो देखते हैं कि मुसलमान है कि हिंदू है, बस मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है। वो इस बात के रिगार्डलेस होते हैं कि हमारी कोई नेशनल आइडेंटिटी है। नेशनल आइडेंटिटी हमारी बाद में है, रिलीजियस आइडेंटिटी हमारी पहले है।
तो अगर जिस हम राष्ट्र में रह रहे हैं, अगर इस राष्ट्र के विरोधी भी कोई राष्ट्र है और वहां कोई, जैसे मान लो पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हुआ, भारत और इंडिया के बीच क्रिकेट मैच हुआ, पाकिस्तान जीत गया, तो अगर किसी इंडियन मुस्लिम को पाकिस्तान के जीत जाने से खुशी हुई तो उसकी विचारधारा का नाम क्या होगा? पैन इस्लामिक, सर्व इस्लामवादी विचारधारा, पैन इस्लामिज्म आइडियोलॉजी। पैन इस्लामिज्म का मतलब कि इस्लाम पहले है, बाउंड्रीज या जो और दूसरे वैल्यूज हैं उनको हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले इस्लाम को कंसीडर करेंगे। तो ऐसे विचारों को हम पैन इस्लामिज्म कहते हैं। तो ऐसे विचार जो हैं इन लोगों के हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में है। अच्छा, इस्लाम में भी दो तरह के फॉलोअर्स हैं, एक वो है जो रिफॉर्म चाहते हैं, इस्लाम धर्म है और दुनिया में बहुत सारे धर्म है, और दुनिया के अलग अलग धर्मों में बहुत सारा फंडामेंटल वैल्यूज है, फंडामेंटलिज्म है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट अब खड़े हो रहे हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो बढ़ा है पिछले 10-12 वर्षों के दौरान। इस समय भारत में वैज्ञानिकता बहुत खतरे में है ना, और पोंगापंथी बहुत चौड़े में है। हाँ, वैज्ञानिकता पर पहरे खड़े हो गए हैं। साइंटिफिक बात करने वाला हाँ बेवकूफ क्या गाली खाता है, और अगर ये कहे कि नहीं शिवलिंग पर बेलपत्री चिपकाने से आप एग्जाम पास कर लेंगे, 10 लाख 5 लाख लोग सामने बैठ के सुन रहे हैं, और जब वो बोल रहे हैं कि बेलपत्री में शहद लगाइए, शिवलिंग पर चिपका दीजिए, आपका बच्चा साल में 1 दिन नहीं पढ़ा है तो भी पास हो जाएगा, ये सुन के 2 लाख लोग तालियां बजा रहे हैं। वैज्ञानिकता का बलात्कार कर दे रहे हैं ये लोग, साइंटिफिक टेम्परामेंट का रेप कर रहे हैं ये लोग। नहीं, बहुत खराब स्थिति है भारत में वैज्ञानिकता की। यही स्थिति इसकी ना तुम 100 गुना और सोच लो, पाकिस्तान है। इससे आप 100 गुना और फंडामेंटलिस्ट हो जाओ तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो लोग चांद पे गए हैं ये उस चांद पे नहीं गए हैं जिस चांद की बात जो है हमारे धर्म में कही गई है। उस चांद पे तो कोई जा ही नहीं सकता है, ये तो कोई और चांद है। ये लोग, शिक्षा मंत्री का बयान है। पाकिस्तान के क्लास 6 की मतलब उनके जो अपने नेशनल करिकुलम है ना, उन्होंने क्या लिख रखा है कि इस दुनिया का निर्माण अल्लाह के मर्जी से हुआ, अल्लाह के रहमो करम से हुआ, कृपा से हुआ है। तो वहां भी वैज्ञानिकता बहुत खतरे में है। उन्होंने तो खोद के गाड़ दिया है वैज्ञानिकता को, है ना। यहाँ तुम्हारे यहाँ थोड़ा अभी बचा हुआ है, पर कब्र खोदी जा रही है ना। अगर इसके खिलाफ हम लोग खड़े नहीं हुए या इसके खिलाफ कुछ काम नहीं हुआ तो ये भी बहुत दफना देंगे। तो वैज्ञानिकता बड़े खतरे में रहती है उन देशों में जहाँ फंडामेंटलिज्म ताकतवर हो जाता है। तो ये फंडामेंटलिज्म का मतलब कि धर्म मानना ठीक है, लेकिन ये मानना कि भाई तुलसीदास ने जो लिखा सब सही लिखा, ये तो जिद वाली बात है ना। क्योंकि तुलसीदास एक समय काल परिस्थिति में हुए, उस समय काल परिस्थितियों की जो मान्यताएं थी उसके आधार पर उन्होंने अपनी चीजों को लिखा। अब मान लीजिए कि उन्होंने 500 बातें अच्छी बताई हैं, एक कोई बात ऐसी है जो वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में स्वीकार्य नहीं है, तो मान लो कि हाँ भाई ये ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, मान लेते हैं। इसमें क्या जिद कर लेना कि नहीं इन्होंने सही कहा था। भाई कोई भी, अब जैसे ईसा मसीह ने कहा कि केंद्र में सूर्य है, केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। नहीं था उनके पास उपकरण, नहीं था ज्ञान का तरीका, नहीं था कुछ जिसके कारण से उन्होंने ऐसा कहा। अब तुम जिद कर लो, जब तुम्हारे पास साइंटिफिक इन्वेंशंस है, तुम्हारे पास उपकरण है, तुम्हारे पास टेलीस्कोप है, तुम देख सकते हो कि नहीं देखो दूसरे ग्रह कैसे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, अब भी कहो कि नहीं उसमें लिखा इसलिए मैं मानूंगा, तो ये तुम्हारी अवैज्ञानिकता है ना। तो थोड़ा सा अच्छा, फंडामेंटलिज्म क्या है? नहीं, जो लिखा है वही सही है, उसमें हम किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते, तो रिफॉर्म नहीं चाहते। दुनिया में जितने धर्म हैं सभी में रिफॉर्म हुआ है समय के साथ। अच्छा, इस्लाम में भी रिफॉर्म आएगा। जैसे आप मान लो कि इस्लाम की अभी प्राचीनता कितनी है, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई,
उसके बाद से इस्लाम अस्तित्व में आया। 570 में उनका जन्म हुआ, 610 ईस्वी में उनको इनलाइटनमेंट हुआ, इल्हाम हुआ। 610 ईस्वी के बाद से फिर उन्होंने अपना स्पिरिचुअल टीचिंग स्टार्ट किया। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई मदीना में। ये उनका लाइफ स्पैन रहा। 632 के बाद से शुरू हुआ, अभी हम मान लो 2032 में आने वाले हैं, तो कितना साल हो जाएगा? 1400 साल। दुनिया में 1300-1400 साल में किसी भी धर्म में विसंगतियां आ ही जाती हैं। हिंदू धर्म की शुरुआत आप कहाँ से मानते हैं? वैदिक पीरियड से। हालांकि हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म है ही नहीं है, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, वो तो लाइफ स्टाइल है, वो तो अपने आप से विकसित हुआ कोई धर्म। जैसे दुनिया में जितने धर्म है उनके साथ विशेषता क्या है कि कोई ना कोई उनका एक स्पिरिचुअल लीडर हुआ है और कोई ना कोई एक किताब लिखी गई है, और फिर स्पिरिचुअल लीडर ने जो कहा है, मतलब जिसको हम पैगंबर बोलते हैं, पैगंबर ने जो कहा है और किताब में जो लिखा है उसी को हम धर्म मानते हैं। लेकिन ऐसा धर्म, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई किताब नहीं है। पैगंबर नहीं है, किताब नहीं है, इसीलिए कभी भी हिंदू धर्म कट्टर हो नहीं पाया। कट्टरता का मतलब क्या है कि किसी एक विचार से चिपक जाना, ये ना कट्टरता है। अब किस विचार से चिपकोगे? तुम्हारे पास तो कोई ऑथेंटिक विचार है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई ऑथेंटिक स्पिरिचुअल लीडर है ही नहीं, तुम किसकी बात को कहोगे किसकी बात सही है? कभी तुमको लगेगा कि कृष्ण की बात सही है, कभी लगेगा राम की बात सही है, कभी लगेगा हनुमान जी की बात सही है, और जब सबको मिलाओगे लगेगा सब सही है तो कह रहे हैं, चाहे किसी को भी फॉलो कर लो। नहीं, तो पॉइंट ये है कि इसके कारण से आप में कोई कट्टरता का विकास नहीं हो पाया। हम क्या करते हैं ना कि समय काल परिस्थितियों के अनुसार, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट था, ईसाइयों ने क्या कर दिया, उसको न्यू टेस्टामेंट कर दिया, बदला उन्होंने, उसमें जो अव्यवहारिक बातें थी उनको हटाई। तो ऐसा रिवॉल्यूशन कभी न कभी इस्लाम को भी फेस करना पड़ेगा, ऐसे बदलावों के दौर से उसको भी गुजरना पड़ेगा, और तब जाकर एक वैज्ञानिक धर्म के रूप में वो और बेहतर तरीके से स्थापित हो पाएगा। तो जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि नहीं, धर्म सर्वोच्च है और जो कुरान शरीफ में लिखा गया है वही सबसे सही बात है। तो ये फंडामेंटलिस्ट होते हैं। और बांग्लादेश में कौन है ये? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, बीएनपी है। आवामी लीग कैसी है? वो ऐसा नहीं कि वो धर्म नहीं मानती है, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो जब इनकी सरकार रहती है तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पर दबाव रहता है, और चूंकि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पर दबाव रहता है इसलिए जो एंटी इंडिया मेंटालिटी है उसको कमजोरी मिलती है। जब भी आवामी पार्टी की सरकार, पूरे ग्राफ में हम यही समझेंगे, जब जब आवामी पार्टी की सरकार रहेगी तब तब आप फायदे में रहेंगे। फायदे में रहेंगे मतलब कि भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जैसे वहां बीएनपी की सरकार आएगी संबंध खराब हो जाएंगे। बीएनपी की सरकार आएगी तो प्रो चाइना रहेगी और प्रो पाकिस्तान रहेगी, और ये दोनों ही चाइना पाकिस्तान अच्छा, चाइना पाकिस्तान हमारे विरोधी हैं, और नॉर्थ ईस्ट में कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, स्पेशली उल्फा, है ना। तो ये इनको शरण फिर कौन देने लगता है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्रिएट करता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों में समस्या निर्मित करता है, भारत को कमजोर करने का प्रयास करता है। कब रहेगा ऐसा? जब बीएनपी की सरकार रहेगी। तो कुछ समझ में आई बात? ये बहुत जरूरी था ना, ये समझना कि वहाँ आंतरिक राजनीति कैसे हमारे रिलेशन को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे, दोनों पार्टियों के नाम याद रखेंगे। सबसे पहले कौन सी पार्टी आई सत्ता में? आवामी पार्टी आई। कब से कब तक रही? 1971 से लेकर 1975 के बीच में रही। भारत के साथ संबंध कैसे रहे? एकदम शानदार रहे, है ना, क्योंकि भारत की कृपा से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। नहीं तो बहुत अच्छे संबंध रहे, और सहिष्णुता के संबंध रहे, सेकुलर रहा बांग्लादेश, और भारत के जो दूसरे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको उन्होंने काउंटर किया। लेकिन गड़बड़ हो गया। 15 अगस्त 1975 को
क्या हुआ, डेथ हो गई। डेथ नहीं हो गई बल्कि मार दिया गया। जैसे बात हमारी कहाँ से शुरू हुई थी, क्रांति और प्रतिक्रांति। तो दुनिया में यहीं से हम लोग थोड़ा इस बात पे आ गए थे। तो देखिए, जब भी कोई भी क्रांति होती है दुनिया में तो उसके विरुद्ध में प्रतिक्रांति भी होती है। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जिन लोगों ने बांग्लादेश बनाया या जो लोग बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, उनमें से या पूरे बांग्लादेशी सभी इस बात के पक्ष में नहीं थे ना कि पाकिस्तान से स्वतंत्र बांग्लादेश होना चाहिए। बांग्लादेश के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि हमें पाकिस्तान के अधीन रहना चाहिए। तो जो लोग पाकिस्तान के अधीन रहना चाहते थे या जो पाकिस्तानी सोच विचार के थे, उन लोगों का अपना एक ग्रुप था। उन लोगों ने, वो लोग सेना में भी ठीक ठाक पोजीशन पे थे, उन्हीं लोगों ने 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी, पूरे फैमिली को मार डाला। 2 बेटियां इनकी थी, शेख हसीना और उनकी बहन। ये दोनों उस समय जर्मनी में रह रहे थे, इसलिए ये 2 लोग बच गए, बाकी पूरे परिवार को मार दिया गया। ये कौन लोगों ने मारा, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोगों ने, जिनका विचार फंडामेंटलिज्म की ओर झुका हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मुजीबुर रहमान, जियाउर रहमान, है ना। तो जियाउर रहमान और फिर EH अहमद खान, ये 2 लोग मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लेंगे, मिलिट्री रूल आ जाएगा, है ना। तो उस दौरान जैसा कि मैंने बताया कि एक तिकड़ी बन जाती थी। जब भी आवामी लीग के अलावा किसी की सरकार आती थी तो क्या होता था, एक ऐसा तिकड़ी बन जाती थी जिसमें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों मिलके क्या हो जाते थे, एंटी इंडिया मेंटलिटी के हो जाते थे। तो उस समय संबंध भारत और पाकिस्तान के कैसे रहेंगे, खराब रहेंगे। तो ये क्या है, रिवर्सल ऑफ रिलेशन, मतलब संबंध नीचे आए। इस एरा को क्या कहेंगे, रिवर्सल ऑफ या पीरियड ऑफ रिवर्सल पीरियड कह लीजिए, क्योंकि उतना जगह नहीं है लिखने के लिए। तो इस दौरान कैसे संबंध रहे आपके, खराब संबंध रहे। 75 से 90 के बीच में, है ना। 75 से ये पीरियड क्या है, 1975 से 1990, इस बीच में आपके रिलेशन कैसे रहे हैं, खराब रहे हैं। खराब का मतलब ये नहीं कोई युद्ध हो गया हमारे उनके बीच में, मतलब कि जैसा हम महसूस किए 1971 से 1975 के बीच में, वैसा 1975 से 1990 के बीच में नहीं रहा। अच्छा, संबंध खराब होते हैं भारत और बांग्लादेश के तो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं, खराब संबंधों की स्थिति में बांग्लादेश हमारा क्या कर सकता है, ये भी जानना जरूरी है ना। तो जिसको हम कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशन खराब रहे, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो प्रो चाइना हो गया है, प्रो पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप को अपने यहाँ हार्बरिंग कर रहा है वो। बात समझ में आई। तो जो ये पीरियड है, इसके लिए हम, इसमें क्या क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि पाकिस्तान जो कि हमारा परम मित्र है, चाइना जो कि थोड़ा दूसरा कम मित्र है, और फिर बांग्लादेश, ये तो अपना होता है। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, और जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स हैं उनको भी ये हार्बर प्रदान करेंगे, उनको भी शरण प्रदान करेंगे। तो पूर्वोत्तर के एंटी स्टेट जो कंपोनेंट्स हैं जो भारत में अस्थिरता निर्मित करते हैं, या नॉर्थ ईस्ट के जैसे नागालैंड है, तो नागालैंड को अलग करने का प्रयास करने वाले, या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, तो उन सब लोग जो हैं उनको ये पॉलिटिकल शरण देंगे, हथियार देंगे, इंसर्जेंसी क्रिएट करेंगे इंडिया में। ये सारे खराब संबंधों के बाद बाकी ट्रेड वगैरह नहीं होगा। तो अभी तो ऐसी स्थिति में है भी नहीं कि हमसे ट्रेड करें, हमसे खरीदते थे, खरीदते रहे, खरीदना इनकी मजबूरी थी। तो मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद ये आया
1970 से 1971 का 1990 का दौर, इसमें कौन नेता बन के उभरे, इस पीरियड के नेता कौन रहे, आप यहां लिखेंगे मुजीबुर रहमान, सॉरी बार बार मुजीबुर रहमान ही आ रहे हैं, ये हैं जियाउर रहमान। जियाउर रहमान रहे और EH अहमद भी रहे। मेंटलिटी क्या रही इस पीरियड में, या भारत के साथ संबंध कैसा रहा, ठीक नहीं रहा, एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर रहा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है इस रिलेशनशिप में, तो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का एक तिकड़ी बन गया है ना, एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर बन गया। क्या करते हैं ये लोग हार्बरिंग कर रहे थे। हार्बरिंग किसकी कर रहे थे, एंटी या इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हार्बरिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स। इंसर्जेंट को हिंदी में कहेंगे उग्रवादी समूह। बात समझ में आई, ये वो पीरियड है। फिर क्या होगा ये, अच्छा इस पीरियड में मिलिट्री रूलिंग चल रहा है, और ये भी समझिए भारत तब पाकिस्तान और बांग्लादेश की समस्या है, मिलिट्री रूल चला यहाँ पे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1990 में फिर से डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेटिक फ्लक्स आया, ऑसिलेशन हुआ, दोलन हुआ, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। और कभी ये कभी वो का दौर कब से कब तक चला, 1990 से लेकर, तो ऐसे संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे। 1990, ये कब से कब तक की बात हम लोग कर रहे हैं, 1990 से लेकर और 2009 के बीच में। फिर 2009 में फाइनली कौन आएगा, शेख हसीना आएंगी। 1996 में शेख हसीना वापस बांग्लादेश चली जाएंगी ना, तो 1990 से लेकर और 2009 के बीच में भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे रहे, फ्लिप फ्लॉप 9, हाँ। फिर 2009 से लेकर 2024 तक लगातार 15 साल किसका शासन रहेगा, शेख हसीना का। और शेख हसीना का शासनकाल जो है वो भारत और बांग्लादेश के संबंधों का स्वर्ण युग है, गोल्डन एरा है, गोल्डन एज है। तो इसके बाद यहाँ से जब 2009 तक गिरता हुआ आएगा, फिर 2009 के बाद फिर ये 2009 से 2024 को दिखा रहा है अब तक में सबसे बेहतर रिलेशन, 2009 से 2024। ये 1990 से 2009 के बीच के पीरियड को हम क्या कहेंगे, इसमें दोनों राजनीतिक दलों की सरकारें रहीं, कभी आवामी लीग की कभी आवामी पार्टी की सरकार रही और कभी BNP की सरकार रही। तो इस पीरियड को हम क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ आवामी पार्टी और आवामी पार्टी के साथ साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भी सरकार आती जाती बनी रही है ना। इस पीरियड में डेमोक्रेटिक फ्लक्स रहा, पॉलिटिकल ऑसिलेशन रहा, कभी कुछ स्थिर सरकार नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी इसी पीरियड में भारत ने गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 साइन करी। उस समय सरकार किसकी थी, शेख हसीना की थी, मतलब आवामी पार्टी की थी। तो इस पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट क्या है, इस पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। कब साइन हुई, 1996 में शामिल हुई है, साइन हुई।
अब 1996 में गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन हुई और वही गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो है अब वो 30 साल के लिए हुई थी और 2026 के दिसंबर में वो 30 साल पूरे हो रहे हैं। अब फिर से नए सिरे से गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी को साइन होना है, उस पर बातचीत चल रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 50 से अधिक नदियां अपना प्रवाह निर्मित करती हैं। मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में 50 से अधिक नदियां हैं, छोटी बड़ी मिला के, जिनमें से गंगा सबसे प्रमुख है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए नदियों के जल के बंटवारे का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो उस पर अभी बातचीत चल रही है कि क्या हो सकता है। ये पीरियड क्या है, इसको हम कहेंगे गोल्डन एज ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। ईएच अहमद नाम है, ये दोनों लोग सत्ता में थे, जियाउर रहमान और उसके बाद ईएच अहमद, ईएच अहमद है, ये ई है। तो ये बात रही। इस पीरियड को हम क्या कहेंगे, 2009 से 2024 को हमने कहा कि भाई ये गोल्डन एज है और बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन का। इस कंसोलिडेशन का नेतृत्व किसने किया, शेख हसीना ने किया। पर शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। वो आंदोलन पहले तो सरकारी सेवाओं में बहाली के लिए दिए जा रहे रिजर्वेशन के अगेंस्ट था, लेकिन वो धीरे धीरे करके रिजर्वेशन के अगेंस्ट होते होते वो सरकार के अगेंस्ट कर दिया। वहाँ के विपक्षी पार्टियों ने, दुनिया में किसी भी देश में अगर किसी भी तरह का जन आंदोलन खड़ा होता है तो विपक्षी हमेशा ये चाहता ही है कि यह आंदोलन जल्दी से जल्दी एंटी गवर्नमेंट हो जाए। जैसे अभी आपने देखा आपके यहाँ छात्र आंदोलन चल रहा था, तो एंटी गवर्नमेंट एटमॉस्फेयर इसने भी बनाने का प्रयास किया, है ना। और उस एंटी गवर्नमेंट एटमॉस्फेयर में, उस एंटी गवर्नमेंट एटमॉस्फेयर में लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ भी सत्ता परिवर्तन हो जाए। यहाँ तो खैर नहीं हो पाया, यहाँ ज़्यादा डीप रूटेड डेमोक्रेसी है, ज़्यादा गहरी डेमोक्रेसी है, इसलिए बहुत जल्दी हम लोग किसी दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं होते। और इंडिया वैसे भी ऐसे लोगों का देश है जो गुलाम मानसिकता के होते हैं, ये बदलाव पसंद नहीं करते। बदलाव के लिए आदमी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना। अगर आप किसी भी तरह का चेंज चाहते हैं तो सबसे पहला चेंज कहाँ लाना होता है, अपने अंदर। और यही इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले की गर्दन सीधी रहे तो आपको भी अपनी गर्दन सीधी करनी पड़ेगी ना। तो सामने वाले को अपने नियंत्रण में लेने के लिए खुद को अपने नियंत्रण में लेना बहुत जरूरी है। गांधी जी कहते थे ना कि स्वराज की मांग वही कर सकता है जो स्वराज करता हो। हिंद स्वराज में गांधी ने क्या कहा है, ये नहीं कहा कि कोई भी स्वराज मांग ले, पहले स्वराज करो। स्वराज मतलब अपने ऊपर शासन करो, फिर स्वराज की मांग करो। तो अपने ऊपर शासन करके ही हम दूसरों पर शासन कर सकते हैं। और दुनिया की समस्या क्या है कि वो लोग दूसरों पर शासन कर रहे हैं जिनका अपने ऊपर कोई शासन नहीं है। अपना तो उनको रावण जैसा है जीवन, और प्रतिष्ठा उनको कैसी चाहिए, राम जैसी। पूजा कैसे जाऊं, जैसे राम पूजे जाते हैं। जीवन कैसा होना चाहिए, जैसा रावण का है, सारी सुख सुविधा संपन्न। राम की पूजा पाने के लिए जंगल जाना पड़ेगा ना, नंगे पांव भटकना पड़ेगा, सबरी के जूठे बेर खाने पड़ेंगे, पेड़ों के नीचे सोना पड़ेगा, तब राम वाली प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। और सोने की लंका में रहना है, पुष्पक विमान में उड़ना है, मौज से ठाट से खाना है, लेकिन प्रतिष्ठा कैसी लेनी है, राम जैसी। ये कौन है, अब आप समझ ही गए होंगे कौन है। ये हमारे नेता हैं, है ना। तो ऐसे हम नेताओं की ओर, ऐसे हम हैं,
इसलिए हम कभी कोई क्रांति भारत में आज तक नहीं हुई, क्योंकि हम सब छद्म मानव हैं, झूठे मानव हैं। जो हम दूसरों के जीवन में करते हैं वही अगर मेरे जीवन में हो जाए, कितना हम स्यूडो कैरेक्टर हैं। एक सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, बहुत मजा आता है देखने में ना। अगर तुम्हारे घर में वो हो जाए तो मान लीजिए कि तुम मिश्रा जी हो और सामने वाले घर में तिवारी जी रहते हैं, और वो तुम्हारे वाइफ को लाइन मारते हो, तुम उनकी वाइफ को लाइन मारते हो, दोनों जानते भी एक दूसरे को, मारकाट नहीं हो जाएगी? तो जिस चीज पे हमको हम मारकाट कर लेंगे वही चीज हमको एंटरटेनमेंट कैसे देती है? इसका मतलब हमारा मन जो है वो दोहरे मानदंड रखता है। किसी और के घर में हो रहा है तो ये मजे की बात है, और अपने घर में हो रहा है तो ये बहुत गंदी बात है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हम बहुत दोहरे मानदंड में जीते हैं, और इंडियन पॉपुलेशन इसी बीमारी से ग्रस्त है। दूसरे के यहाँ हो रहा है, दूसरे के जीवन में देख रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वही चीज अगर अपने घर में हो रही है तो तलवारें खींच जा रही हैं, खून खच्चर हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में, इसलिए यहाँ पर ऐसे रिवॉल्यूशंस नहीं होते। कभी इंडिया ने कोई क्रांति नहीं करी है। अंग्रेज इसलिए चले गए क्योंकि उनको जाना था। तुम्हारे प्रयासों से अंग्रेज चले गए ये कहना ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको? आपने देश आज़ाद करवाया है, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो अंग्रेज चला गया होता? एंटी कॉलोनिज्म का एटमॉस्फेयर नहीं बना होता, अमेरिका ने दबाव नहीं बनाया होता तो क्या चला गया होता वो? अगर कोल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं होती तो क्या ब्रिटेन चला गया होता? नहीं गया होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया उनकी कोई भूमिका नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि हमने इस देश को आज़ाद करवा लिया है तो ये भी अतिशय है, ये भी हाइपरबोल है। तुम ज़्यादा बोल रहे हो, है ना, ज़्यादा सोच रहे हो। देश आज़ाद हुआ क्योंकि उस समय वैसी इंटरनेशनल सिचुएशंस बनी थी, अंग्रेजों को जाना पड़ा, और तुम्हें ही नहीं आज़ादी मिली, 50 से अधिक देशों को आज़ादी मिली उस टाइम पे। तो वो अंग्रेजों की अपनी समस्या थी जिसके कारण से वो यहाँ से चले गए। तो भारत ने कभी आज तक कोई क्रांति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हम, भाई सोचो कि जिस देश के ग्रंथ में ये लिखा गया हो कि ना तो कोई मरता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, है ना, आगे क्या है, ना नैनम दहति पावका, कुछ ऐसे करके है, आगे की लाइनों को याद नहीं आ रही है। सोचो, मतलब ये कहा जा रहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना तो तुम मरते हो ना तुम्हारा जन्म होता है। जहां ये बात कही गई हो वहां के लोग हजारों साल तक गुलाम रहे हों। इसका मतलब दोहरे मानसिकता के लोग थे। किताबों में तो लिख दिया, जीवन में नहीं उतारा उसको। और हम वेस्टर्न सोसाइटी से पीछे सिर्फ इसीलिए हैं। वेस्टर्न सोसाइटी बहुत मटेरियलिस्टिक है, बहुत खराब है, लेकिन हम वैसा ही बनना चाहते हैं। हम खूब गरियाते हैं, साले सब बेकार है। लेकिन अगर आपसे पूछो कहाँ रहना चाहोगे, जर्मनी में रहना चाहेंगे, नॉर्वे में रहना चाहेंगे, पेरिस जाना चाहेंगे। कहाँ गई आज? आई नहीं है ना? पेरिस जाना चाहेंगे, उनकी दोस्त आई हैं, तो पेरिस जाना है ना, इसको नहीं जाना, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाओगी तुम? कहीं नहीं, यहीं क्लास में ही। ये भी ठीक ही है। जाना है पेरिस है? रुड़की कहाँ कह रहा है? टर्की में क्या है? टर्की में क्या है बहुत अच्छा जो तुम जाओगे? इस्तांबुल जाना है, ठीक है, घूमो इस्तांबुल। इस्तांबुल भी अच्छा शहर है, वो तो मतलब वो अलग कारण से अच्छा है। खैर, मुद्दा ये है, विषय हमारा ये था कि हम पाश्चात्य सभ्यता को गाली तो देते हैं, लेकिन हम उनके जैसा ही होना चाहते हैं। रीजन क्या है? करनी और कथनी और करने का कोई भेद नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, वो कैसे आगे चले गए, उन्होंने उन चीज़ों को एडॉप्ट किया जो उनको सही लगी। हमारे यहाँ क्या है, जो हमको सही लगी उनको हमने किताबों में लिख दिया, जो हमको सही लगी उनको हमने बहस कर लिया। जैसे ही हम बहस से बाहर निकले फिर वही पुराने वाले हो गए।
हम ईमानदारी की तारीफ करते हैं केवल, जीवन में नहीं आने देते उसको। हाँ, हम जो है वफादारी की तारीफ करते हैं, जीवन में नहीं आने देते उसको, अपने जीवन में जगह नहीं देते उसको। तो हम जो है ईमानदारी पर कहानियां हैं हमारे यहाँ, त्याग पर कहानियां हैं हमारे यहाँ, बस कहानियां ही, हम त्याग नहीं करना चाहते किसी के लिए। इसलिए भारत में आज तक कोई क्रांति नहीं हुई है और भविष्य में किसी भी क्रांति की कोई संभावना नहीं है। जितनी भी क्रांतियां भारत में तुम्हें लगता है कि हुई हैं, ये लाभार्जन के लिए हुई हैं, हालांकि हुई ही नहीं है कोई क्रांति। लेकिन अगर आपको लगता है कोई बदलाव हुआ है तो लाभार्जन के लिए हुआ है ना, त्याग नहीं रहा है उसमें। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये यज्ञों वाला धर्म खराब है, इसमें बहुत दान देना पड़ता है आपको। आपने पढ़ा होगा रिलीजियस रिवॉल्यूशन 6th सेंचुरी BC का रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने कहा हाँ बुद्ध भगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बुद्ध भगवान के फॉलोअर्स क्या करने लगे, बड़े बड़े बिहार दान में लेने लगे। जो 25-25 हजार बौद्ध भिक्षु रहते थे, कहां से आता था खाना उनका, वो दान नहीं लेते थे। और बड़े बड़े उनके जो बौद्ध विहार बने, संघाराम बने, वो दान नहीं था, क्या था वो, किसका विरोध करके आए थे वो, दान व्यवस्था का। क्या करने लगे, दान के लेने लगे। क्रांति हुई क्या, नहीं हुई। ऊपर कुछ दिखा, मूढ़ जनता ने समझा अरे वाह क्या बात कह रहे हैं आप, तो आपने तो बहुत मजेदार बात कह दी। करने क्या लगे आप, वही जिसका आप विरोध कर रहे थे, है ना, वही सब कुछ आप भी करने लगे। तो असल में क्रांति भारत में हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत गुलाम मेंटलिटी के हैं, बहुत डुअल मेंटलिटी के हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए यहाँ ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ, लोगों ने भड़काया, विपक्षी दलों ने भड़काया, और वो जो रिजर्वेशन का आंदोलन था, धीरे से वो सत्ता से सरकार को हटाने का आंदोलन बन गया। जो सरकार थी वो कैसी थी, लिबरल थी, और वो धार्मिक रूप से सहिष्णु सरकार थी। जिन लोगों ने इसको भड़काया वो कौन थे, प्रो पाकिस्तानी, प्रो चाइनीज और फंडामेंटलिस्ट थे। इसलिए आंदोलन ने क्या रूप ले लिया, फंडामेंटलिज्म का रूप ले लिया, और अंततः सरकार को वहाँ से भागना पड़ा, मतलब शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। शेख हसीना के टाइम पे कुछ अपने फेवर में जो चीज़ें हुई, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ें हुई पहले उनको हम समझ लेते हैं। जैसे प्रो इंडिया एटमॉस्फेयर रहा, ये जो पीरियड है ये कैसा एटमॉस्फेयर है, प्रो इंडिया एटमॉस्फेयर रहा। और इस प्रो इंडिया एटमॉस्फेयर में सबसे पहले तो हमारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे, खासतौर से इनक्लेव की समस्याएं जो थी, हमारे कुछ इनक्लेव उनके क्षेत्र में थे और उनके कुछ इनक्लेव हमारे क्षेत्र में थे। इनक्लेव क्या होते हैं, हाँ, इसीलिए मैडम कहती है ना थोड़ा पीछे होकर तुम लोग बैठा करो, अगर ये जरा सा भी हिला ना तो फिर इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। चलो अब बताओ इनक्लेव क्या है। टेरिटरी ऑफ वन कंट्री इज लोकेटेड इन अदर टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री। ऐसे कैसे हो जाता है, जैसे एक सीमा बनाई गई थी ना, भले ही वो मैप पे ही बनाई गई थी, तो ऐसा कैसे हुआ कि उसके अंदर कुछ बांग्लादेश रह गया और बांग्लादेश के अंदर कुछ भारत रह गया, कैसे हुआ ऐसे? ये हुआ रंगपुर के नवाब और कूच बिहार के राजा की मौज मस्ती में। दोनों खेलते थे शतरंज, दांव पर लगाते थे जमीनें और गांव। सोचिए कैसे कैसे दौर से हम लोग गुजरे हैं। तो रंगपुर के नवाब जब हारते थे तो रंगपुर के नवाबी के टेरिटरी में कूच बिहार के राजा को मिल जाता था, भाई ये गांव हमने दांव पर लगाया, गांव कूच बिहार के राजा का हो गया। अब है कहाँ वो, जब टेरिटरी खींची गई तो कहाँ, वो बांग्लादेश में है, लेकिन था वो, है वो किसका, कूच बिहार के राजा का। और कूच बिहार के राजा की टेरिटरी कहाँ आई, इंडिया में आई। उसका विलय इंडिया में हुआ आज़ादी के बाद, और रंगपुर के नवाब का विलय पाकिस्तान में हुआ। तो जो कूच बिहार के राजा हारे थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र के चीजों को दांव पे लगाया था, जमीनें दांव पे लगती थी, गांव दांव पे लगते थे। वो हार गए तो उनका गांव इनका, और ये हार गए तो इनका गांव उनका।
तो इनकी टेरिटरी में कुछ रंगपुर की टेरिटरी हो गई थी और उनकी टेरिटरी में कुछ कूच बिहार के राजा की टेरिटरी हो गई थी। और बाद में रेडक्लिफ तो बांट दिया उसको, सिरिल रेडक्लिफ ने तो बांट दिया उसको, लेकिन उधर जो टेरिटरी थी, इधर जो टेरिटरी रह गई, रंगपुर की उधर रह गई, रंगपुर की इधर रह गई, कूच बिहार की उधर रह गई। कूच बिहार का विलय कहाँ हो गया? इंडिया में हो गया। और रंगपुर का विलय कहाँ हो गया? पाकिस्तान में हो गया। तो पूरे रंगपुर की टेरिटरी किसकी हो गई? पाकिस्तान की। अब चूंकि रंगपुर की टेरिटरी इधर भी है तो भी पाकिस्तानी हुए। अब यहाँ पाकिस्तान है नहीं तो बेचारे हैं कौन? विदाउट एनी सिटीजनशिप, ऐसे रह रहे थे बेचारे। उनकी कौन सड़क बनवाएगा उनके गांव में? इंडिया क्यों बनवाएगा? हमारे सिटीजन तो है नहीं आप। और पाकिस्तान को हम बनाने नहीं देंगे जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। समझ में आई कि कंफ्यूजन क्या था? और उस कंफ्यूजन को रिजॉल्व किया गया कब? है ना, 2015 में भारतीय संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया, या जो इनक्लेव थे उनका आदान प्रदान कर लिया गया। जनता को क्या कहा गया कि आपकी मर्जी है, जहां रहना चाहो वहां रह सकते हो। बाउंड्री तो ट्रांसफर कर दी, जनता को चुनने का अधिकार दे दिया कि आप भाई चाहे तो इंडियन सिटीजन बने रहें और चाहे तो आप बांग्लादेशी नागरिक हो जाए। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी नागरिकता को चुन लिया। तो पहली बात क्या हुई? इस पीरियड की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इनक्लेव। इनक्लेव को इनक्लेव ही कहेंगे हिंदी में भी, है ना। इनक्लेव मतलब इनक्लेव है, वो तो इनक्लेव ही कहेंगे इसको हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। दूसरा क्या किया हमने? इस पीरियड का दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जो हमारे पुराने कनेक्टिविटी रूट्स थे, रोड के माध्यम से और रेल के माध्यम से, उसको भी हमने फिर से रीस्टार्ट करने का, रिवाइव करने का प्रयास किया। तो रिकनेक्टिविटी को बढ़ाया हमने, या यूं कह लो कि कनेक्टिविटी को बढ़ाया। जो कनेक्टिविटी पार्टीशन के बाद बंद हो गई थी उसको हमने फिर से आगे बढ़ाया। तो कई सारे कनेक्टिविटी की योजनाएं भी इस टाइम पे चलाई गईं। संपर्क बढ़ाया गया। आप क्या लिखेंगे हिंदी में? संपर्क बढ़ा दोनों राष्ट्रों के बीच में, है ना। रोड और रेलवेज के जो लिंक्स थे वो फिर से रीस्टार्ट हुए। और क्या मिला आपको? जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म मतलब कि जो एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, इनको वहां पर जगह नहीं दी गई, उनको वहां से हटाया गया। तो ये सारी बातें हुई। लेकिन फिर आप जानते हैं कि अंततः कुछ ऐसा हुआ कि शेख हसीना को उस छात्र आंदोलन के कारण से भागना पड़ा। और वहां से भागने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? दिल्ली में शरण लिया। और ये जो है अब ऐसे आया रिलेशन, अब गिरेगा ना नीचे, अब गिर रहा है इनफैक्ट रिलेशन। 2024 से हम बात करें, ये 2024 है ना, 2009 से 2024 तक, ये पॉइंट 2024 को शो कर रहा है। और ये हम कह रहे हैं 2024 से 2026 के बीच में रिलेशन खराब हो रहे हैं ना। इस समय सरकार कौन है वहां पर? बीएनपी की सरकार है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार है। जुलाई 2024 में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ। स्टूडेंट मूवमेंट के बाद से इनको भागना पड़ा, शेख हसीना को। और हाँ, शेख हसीना को भागना पड़ा। और वहां पर एक नोबेल लॉरियट हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस को, हालांकि इसको फर्जी ही नोबेल मिला है मुझे लगता है, क्योंकि नोबेल लॉरियट जो है इतना बेकार आदमी नहीं होते हैं। सोचो, पाकिस्तान के एक नोबेल लॉरियट हैं, वो खराब नहीं है, ये पता नहीं कैसे इतना खराब निकल गया। तो ये डीप स्टेट है। डीप स्टेट समझते हैं? जैसे ऐसा होता है कि कहीं की भी राजनीति को प्रभावित करने के लिए, जो खासतौर से अमेरिका करता है इसको,
तो अमेरिका की एक एजेंसी है CIA, वो अपने यहाँ लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है, पैसे भेजती है और उनको किसी भी देश की राजनीति में स्थापित करती है और फिर पैसे वैसे लगा के उनको एक फेम वाला आदमी बनाती है और फिर किसी भी तरह से सत्ता परिवर्तन करवा के उनको सत्ता के मजबूत पदों पर बैठाती है ताकि वो CIA अपने हिसाब से वहाँ के स्टेट को संचालित कर सके। आपने अभी देखा ही होगा ना डीप स्टेट कैसे काम करते हैं। गया वहाँ विधायक बन गया और कितना बड़ा काम करने लगा पाकिस्तान में, नहीं डीप स्टेट था वो। अब किसी को पता ही नहीं कौन है ये, सब जान रहे हैं बस पाकिस्तानी है ना। तो ये तो मान लो कि यहाँ से भेजे गए थे, कई बार उसी देश के लोगों को ले लिया जाता है और उसी देश के लोगों को हम और ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, पैसे देते हैं, पावर देते हैं, उनको एस्टैब्लिश करते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में और फिर उनको सत्ता में ले आते हैं। जैसे एक संस्था है ना CIA द्वारा फंडेड है, उसका नाम है ACYPL। तो वो क्या, उस मोदी जी भी वहाँ से प्रशिक्षित हैं हमारे। अभी आप गूगल करके देखिएगा कि मोदी जी ने पॉलिटिकल ट्रेनिंग अमेरिका में कहाँ से ली है। तो वो स्टेट फंडेड एक उनकी एजेंसी है ACYPL, है ना। हाँ ऐसे ही कुछ नाम है, देखिए ACYPL ही है शायद। तो वहाँ से मोदी जी भी ट्रेनिंग लिए हैं और वो बताते हैं कि मोदी जी हमारे एलुमनाई हैं। उनकी वेबसाइट पे मोदी जी का फोटो भी है और भाजपा के कई नेताओं ने वहाँ से प्रशिक्षण लिया है। अमेरिकन काउंसिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा कुछ करके उसका नाम है और CIA द्वारा फंडेड है और वो स्टेट की एजेंसी है अमेरिका की। वो क्या करती है, पूरी दुनिया के यंग लीडर्स को ट्रेनिंग देती है और उनको डीप स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश करती है। तो ये एक व्यवस्था है, ये भी एक तरह का इंटरनेशनल रिलेशन है। तो ये मुझको क्या लगता है ना कि डीप स्टेट है ये अमेरिका का, क्योंकि जैसे ही ये हो गया चलो ठीक है, हम उसको देखेंगे एक बार, लेकिन अभी इस मुद्दे पर ध्यान दो। तो ये हो सकता है कि इनका डीप स्टेट हो, क्योंकि इसके सत्ता में आने के बाद अमेरिका को बहुत सारा बेनिफिट दिया इसने बांग्लादेश में, अमेरिका को बेनिफिट दिया इसने, चाइना को बेनिफिट दिया इसने, और एंटी इंडिया मेंटालिटी का ये आदमी है मोहम्मद यूनुस। तो इसके नेतृत्व में सरकार रही, संबंध खराब हुए और इसलिए भी संबंध खराब हुए क्योंकि शेख हसीना भारत आई रहने के लिए, है ना। शेख हसीना भारत में रही। फिर जो है अभी वहां पर BNP की सरकार है लेकिन संबंध अच्छे नहीं है, जो ट्रेड रिलेशंस थे वो खराब हैं और जो और दूसरे तरह के संबंध थे उनमें गिरावट आ रही है। चाइना की एक्टिविटी पाकिस्तान बांग्लादेश में बढ़ रही है। ये समझ में आई बात? इसको बना दीजिए, हाँ लिख लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो हमको बताइए। तारिक रहमान जो है इस समय वो है, हाँ अभी तारिक रहमान है। ये तुम जो उस पर देख रही हो ना, इसको अभी घर जाना या क्लास के बाद उसको पूरा डिटेल में देखना। अभी तुमको वो छान के दे दिया उसने, जेमिनाई ने दे दिया छान के ना कि वो है, हाँ वही गूगल, वो जैसे आजकल गूगल अपने आप से जेमिनाई का वो फिल्टर करके दे देता है ना कि हाँ AI मोड में दे देता है, तो वो पूरी जानकारी नहीं देता है। वो जो तुमने डाला है उसके हिसाब से वो उसका जो अपना एल्गोरिथम है उससे सेट करके वो इन्फॉर्मेशन ACYPL की वेबसाइट पे जाना, फिर देखना कितने बार दौरे हुए हैं, कितने समय वहाँ पर खर्च किया गया है, कितने समय तक वहाँ रहा गया है ना, तब आपको सही जानकारी मिल पाएगी। ये वाला एकदम क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे चले हम लोग, सभी ने इसको बना लिया है? बनाओ जल्दी से।
हमारे साथ ही बनाते रहा करो ना। हाँ नहीं ठीक है, हमारी बात सुनना ज़्यादा ज़रूरी है इसको बनाने से। और जब घर में रिवीजन किया करो ना, तो हमारी बातों का भी रिवीजन किया करो। सिर्फ रिवीजन का मतलब ये नहीं कि जो यहाँ से लिख के गए उसी को पलट दिया तो 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, 5 मिनट लगेगा रिवीजन करने में। तुमको लगेगा मैंने रिवीजन कर लिया। रिवीजन वो नहीं है। रिवीजन क्या है? रिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब आप जाएं यहाँ से और इस लेक्चर को रिवाइज करना है तो ये नोट्स खोल कर रख लें, फिर इस नोट्स को देखते हुए, रेफरेंसेज है ना ये, इन रेफरेंसेज को देखते हुए याद करें कि क्या क्या बातें कही गई थी। और अगर आपको लगे कि नहीं इन रेफरेंसेज को रखते हुए हमें कुछ और बातें लिख लेनी चाहिए, तो उसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, है ना। तो रिवीजन के लिए 2 घंटे के लेक्चर या 3 घंटे के लेक्चर को रिवीजन करने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम आपके पास लगना चाहिए। वरना आप लोग रिवीजन का मतलब क्या समझते हैं कि यहाँ से जो नोट करके गए हैं इसी को खड़ खड़ देख लिया, 2 मिनट में हो गया रिवीजन हमारा, वो नहीं माना जाएगा। और फिर क्या होगा ना, अभी तो हो सकता है कि तुमको ऐसा लगे कि हाँ ठीक ही चल रहा है, लेकिन आपको 4-6 महीने बाद क्या लगेगा कि आगे आगे पाठ पीछे सपाट, है ना। तो वैसे नहीं करना है, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं चलना चाहिए, साथ साथ चलते रहना चाहिए। 147 का फॉर्मूला याद रखना है, 24 घंटे के भीतर, 4 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर रिवीजन करते रहना है। मोबाइल नहीं चलाना है क्लास में, क्लास के बाहर मोबाइल चलाना है। मोहम्मद यूनुस खान जो है ये कार्यकारी सरकार बनाई गई थी, केयरटेकिंग गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसके प्रमुख थे। ये केयर टेकर गवर्नमेंट थी। हाँ, तो ये उसके प्रमुख थे। जब ये सरकार हटी, जब शेख हसीना भागी वहां से, उसके बाद ये आए सत्ता में। कोई चुनाव उनाव नहीं हुआ था, ऐसे ही इनको केयर टेकर गवर्नमेंट बना दिया गया था। इनके साथ और भी लोग थे, एक काउंसिल बनाई गई थी बंगाल के साथ बांग्लादेश के शासन के लिए, उसके प्रमुख बनाए गए थे यूनुस खान। हाँ, गवर्नमेंट नहीं हुआ ये, कैसे गवर्नमेंट, तो केयर टेकर हुआ। और फिर इनके बाद चुनाव हुआ अभी हाल फिलहाल में 2-3-4 महीना पहले, और उस चुनाव में ये तारिक रहमान आए। रिवर्सल पीरियड का मतलब कि आपके रिलेशन का रिवर्सल हो रहा है इसमें। जैसे जैसे यहाँ पर रिलेशन आपका अच्छा चला क्योंकि आपकी कृपा से बांग्लादेश बना, बांग्लादेश ने भी समझा कि हाँ हमारे साथ इससे अच्छा मित्र हमारे पास नहीं हो सकता, इसलिए क्या हुआ कि आपके साथ एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1972। ये जो आपको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन हुआ, ये 1975 के बाद खत्म हो गई, समझ लो, है ना, वो बात नहीं रह गई। इसलिए हमने कहा क्या कि रिवर्सल ऑफ रिलेशन है, खराब हुए संबंध, और उसके बाद फिर से संबंध कभी अच्छे हुए कभी खराब हुए, अकॉर्डिंग टू दिस की कौन वहां पर पावर में आया। इसलिए मैंने बताया कि इस पीरियड में छोटे छोटे समय के लिए दोनों ही पार्टियां सत्ता में आती रहीं। जब आवामी पार्टी सत्ता में रहती तो मैंने पहले ही समझा दिया कि आवामी पार्टी सत्ता में रहेगी तो किसके फेवर में काम करेगी, हाँ प्रो इंडिया रहती है वो, तो उस तरह से संबंध कभी प्रो रहे कभी, हाँ ठीक है। ये वो पीरियड है ना 75 से 90 का मिलिट्री रूल का, और जो मिलिट्री रूल रहा तो ये लोग क्या, जो मिलिट्री रूल रहा वो किसके फेवर में काम करता था, बांग्लादेश की सरकार तो बांग्लादेश के फेवर में तो काम करेगी ही करेगी, लेकिन यह है कि वो प्रो पाकिस्तानी और प्रो चाइनीज रहते थे, तो वो एक गड़बड़ है। जैसे अभी भी वही काम कर रहा है इस समय जो सरकार है तारिक रहमान की, तो उसमें भी ये है, ये भी प्रो चाइनीज है, प्रो पाकिस्तानी है, और बांग्लादेश तो है ही, अमेरिका के लिए भी कर रहे हैं लोग काम, मतलब एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर है। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ या शेख हसीना का वहाँ से भागना पड़ा, ये इंडिया के लिए बहुत खराब बात रही है, भारत की अच्छी बात नहीं रही है। हो गया, चले आगे। हाँ हाँ, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर रहे, और बांग्लादेश में
जो क्रेडिट सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं का दिया हुआ है। इसी क्रेडिट सोसाइटीज को छोटे छोटे लेवल पे बनाने के कारण से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लेकिन ये ठीक आदमी नहीं थे, है ना। नोबेल प्राइज तो वो कोई नया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ये कहो कि बांग्लादेश में इन्होंने थोड़ा किया था, बांग्लादेश के लिए नया था वो। आपके यहाँ तो कब से चल रहा है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, या उससे पहले भी सेल्फ हेल्प ग्रुप तो अब चल रहा है। उससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी गाँवों में, अभी भी हैं। आगे चलें तो अब एक और चीज लिखें, फिर उसके बाद हम एक चीज और नोट करें, उसके बाद फिर हम लोग नोट लिखने के मूड में आएंगे। एक और चीज समझें पहले कि कैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच संबंधों पर आधारित क्या क्या मुद्दे हैं हमारे सामने। इतना जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें से क्या क्या इश्यूज हैं जो हमें जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो है कि एक हिस्टोरिकल रिलेशन, खास तौर से बांग्लादेश की आज़ादी का आंदोलन, है ना। तो एक तो है कि पहला पॉइंट क्या है, फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश। और इसके कारण से क्या हुआ, 1971 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, है ना। एक बात हुई, 1971 में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एस्टैब्लिश हुआ, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ इंडिया, तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों कैसे हुए, एंटी पाकिस्तान। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने एक ऐसा सहयोगी निर्मित किया जो स्वयं से पाकिस्तान का विरोधी है ना। भारत पाकिस्तान संबंधों को निर्धारित करने वाली दूसरी बात क्या है, हमारी कल्चर। जो हमारी कल्चरल सिमिलरिटी है, ये भी तो सांस्कृतिक साम्यता है हमारी और बांग्लादेश की, वो भी हमारे संबंधों को प्रभावित कर रही है, वो भी हमारे अध्ययन का एक विषय होना चाहिए। और कल्चरल सिमिलरिटी के साथ साथ हमारा जो बाउंड्री शेयरिंग है वो भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री है ना, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों से लगी हुई है। बात समझ में आ रही है। नॉर्थ ईस्ट के एकदम ईस्टर्न स्टेट्स को हम छोड़ दें, मिजोरम मणिपुर को, तो फिर सभी के साथ इनकी सीमा छू रही है। तो बाउंड्री शेयरिंग है। इसके कारण से हमने बताया इनक्लेव की समस्या थी, हालांकि अभी तो है नहीं, लेकिन अभी तो हमें पढ़ना है ना। बाउंड्री शेयरिंग के कारण से इन्फिल्ट्रेशन की समस्या है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब घुसपैठ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छे जीवन के लिए बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ जाते हैं। बहुत बांग्लादेशी भर गया इंडिया में, और इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां बांग्लादेशी ना रहता हो। फर्जी में घुस आते हैं, फिर यहाँ आकर आधार कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवाने 100 रुपये लेके बना देते हैं, है ना। और फिर यहाँ का जो सिटीजन्स, जैसे आप अपनी सिटीजनशिप प्रूव करते हैं ऐसे ये भी अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने लगते हैं। अभी उसके लिए क्या करेगी सरकार, इन्हीं बांग्लादेशियों को फिल्टर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, SIR। तो छोटी बात है, और कुछ बताओ। हाँ, फेंसिंग वगैरह कर रहे हैं। और एक और चीज हम कर रहे हैं, नेशनल सिटीजन
रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। इसके बारे में सुना है? चलो नहीं सुना तभी तो सुन लिया ना, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि जिसमें हम, जिसको अभी विरोध हो रहा है ना कि भाई ऐसे नहीं हो सकता कि आप 4 पीढ़ी पहले का डॉक्यूमेंट मांगे, तो अगर आपसे 2-3 पीढ़ी पहले का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा तो फिर कैसे अंतर कर पाओगे कि ये कौन आदमी है? क्योंकि आधार कार्ड तो उसके पास भी है, आधार कार्ड आपके पास भी है। तो अगर थोड़े पुराने 1970 जब से कि ये फिल्ट्रेशन शुरू हुआ, उससे पहले के अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे या उससे पहले का आपको प्रूफ नहीं मांगा जाएगा तो फिर कभी भी इनको बाहर नहीं किया जा सकेगा। और 1971 का पहले का मांगा। अच्छा, इतना पुराना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब के रिकॉर्ड सरकार के पास है, बस आपको जाके ले आना है बस। हाँ, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो ये एक जो है पॉइंट है। अब इसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन में अगला है हमारा वाटर शेयरिंग। और वाटर शेयरिंग में हमने बताया कि 50 से अधिक नदियां भारत और बांग्लादेश में बहती हैं, भारत में भी बहती हैं, बांग्लादेश में बहती हैं, जिनमें से 2-3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है? गंगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो समझौता हमने 1996 में किया था वो 2026 में दिसंबर में खत्म हो जाएगा। 30 सालों के लिए समझौता हुआ था, वो खत्म होने जा रहा है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं वो देखना है। तीस्ता वाटर शेयरिंग को लेकर समझौता हुआया समझौता रद्द करना पड़ा, क्योंकि बंगाल सरकार के दबाव के कारण, ममता बनर्जी के दबाव के कारण से। तो तीस्ता को लेकर कंफ्यूजन है। और खास तौर से जो चाइना तीस्ता के पुनरुद्धार के लिए पैसे दे रहा है बांग्लादेश को, उससे क्या हमारे स्थिति पर फर्क पड़ने वाला है, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। कोसियारी नदी के बंटवारे को लेकर अभी हाल फिलहाल में एक फैसला हुआ है, एक ट्रीटी हुई है। कोसियारी नदी छोटी सी नदी है, तो ये 2-3 नदियों के बारे में अपने पास जानकारी होना जरूरी है। बाकी तो जितनी नदियां हैं उनके वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट अभी कुछ है नहीं उसके लिए। और एक और चीज हमको जानना है, वो ये है कि प्रो चाइना पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश, प्रो चाइना एंड प्रो पाकिस्तान। तो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना पॉलिसी जो है उससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो इतने बिंदुओं पर हमें इस बात को बात करनी है, जिसकी ओवरऑल स्टोरी हमने आपको समझा दी है। अभी हमें करना है कि इसमें पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को लेना है और उसको नोट्स बनाने हैं, मतलब आंसर राइटिंग करनी है, और फिर हमें समझ, अगर कुछ उसमें ऐसा आया कंफ्यूजन हो तो समझना भी है। ठीक है, ये हमारे इश्यूज हैं। तो इनमें से हम लोग सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? एकदम स्टार्टिंग से। हट जाए, जो नहीं समझ आएगा हमको पूछ लेना। ये है फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश, हिंदी में लिखेंगे बांग्लादेश की स्वतंत्रता, और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, और इंडिया बांग्लादेश का एंटी पाकिस्तान गठजोड़। ये क्या लिखा था? कल्चरल सिमिलरिटी भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो हमारे रिलेशन को प्रभावित कर, सांस्कृतिक साम्यता है ना। और यहाँ जो लिखा है ये है बाउंड्री शेयरिंग, मतलब कि सीमा, हाँ, साझा सीमा। और साझा सीमा में कितना सीमा है? 4096.7 किलोमीटर, जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इन्फिल्ट्रेशन को प्रभावित करती है और इनक्लेव की समस्या क्रिएट करती है। तो इन्फिल्ट्रेशन और इनक्लेव, इन दो समस्याओं को इधर ध्यान देना है। इनक्लेव इनक्लेव है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ। हाँ, वाटर शेयरिंग में 3 नदियों के बारे में विशेष रूप से जानना है, गंगा नदी, तीस्ता नदी, कोसियारी नदी। गंगा पर समझौता हुआ था, अभी खत्म होने जा रहा है, बातचीत चल रही है अगले समझौते के लिए। तीस्ता नदी पर कोई समझौता अभी तक कंक्लूड हो नहीं पाया है, होने की स्थिति में था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेज ऐसी हुई कि वो
हुआ हुआया समझौता रद्द हो गया। कोसियारी नदी पर अभी हाल फिलहाल समझौता हुआ है। अभी जो सरकार है बांग्लादेश की वो कैसी है? क्या समस्या होगी उससे? इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया का जो पावर बैलेंसिंग का सिस्टम है, वो एकदम हिल गया है। क्लियर हुई बात? इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भारत पर इसका प्रभाव, मतलब जो गठजोड़ बन जाता है, हमने बताया ना कि जब भी बीएनपी की सरकार आती है ये गठजोड़ बन जाता है, भारत चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। वो वर्तमान समय भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है? जैसे चाइना के बहुत सारे हैंगर वैंगर बन रहे हैं ना, वहाँ पे लालमोनिरहाट है, वहाँ पे उसने बना लिए हैं हैंगर, और वो लालमोनिरहाट मात्र 24 किलोमीटर दूर है आपके चिकन नेक से, है ना, सिलीगुड़ी उससे। हाँ, तो ये बहुत चिंताजनक बात है भारत के लिए।